हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, देखो यूकैरियोटिक के एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। देखो, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, देखो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब हमेशा की तरह क्या होता है, न्यूक्लियस। अब यू का मतलब गुड भी होता है, यू का मतलब वेल भी होता है, यू का मतलब ट्रू भी होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है, वेल डेवलप। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेल को हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अ सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मीन्स क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे आपको क्या मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जिस भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है बच्चों, डीएनए। ठीक है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। एग्जैक्टली ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप है। वेल डेवलप का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, वो डीएनए है। डीएनए रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा भाई, तो आपको यूकैरियोटिक का मतलब समझ में आ गया। पहला पॉइंट भी वही बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्लियर है, with the definite nuclear membrane surrounding the genetic material। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, एक एक वर्ड क्लियर हो गया। अब आगे देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सराउंडिंग पे क्या है, मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही अनदर नेम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म कब यूज करेंगे और सेल मेम्ब्रेन टर्म कब यूज करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे जो फ्लूइड है, उसको क्या बोलेंगे आप, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे जो फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर लिविंग मैटर है, और उस लिविंग मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है। देखो, सेल का जो लिविंग मैटर है, तो क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपसे राइज करती हूँ। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे। ठीक है, तो उन्होंने लिविंग मैटर को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। अब प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो कितने पार्ट में जाएगा, ये दो पार्ट में। पहला पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म, और दूसरा पार्ट है आपका न्यूक्लियस। और दोनों को जब ओवरऑल हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आया इतना कि क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट है, पहले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो इतनी चीजें क्लियर हुई हैं आपकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको हम देखें तो कितने पार्ट में डिवाइडेड होगा वो? अगेन 2 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट है इसका साइटोसोल और दूसरा पार्ट है सेल ऑर्गेनल। अब इसका मतलब भी समझ लो फटाफट। ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। अब इसी में जब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हो, तो जितनी भी सर्कुलर बॉडीज मैंने रेड कलर से ड्रॉ करी है, उस सर्कुलर बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल। और इन्हीं सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग पे जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोसोल। और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म। आया समझ में? फिर से सुनिए, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सर्कुलर बॉडीज दिख रही हैं, उनको हम लोग बोलेंगे सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग पे जो फ्लूइड है, उसे क्या कहेंगे? साइटोसोल। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल किसका फॉर्मेशन कर रहा है? साइटोप्लाज्म। ठीक, क्लियर हो गया टर्म? अब जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो कितने तरीके के होते हैं? तो सेल ऑर्गेनल जो है वो 2 तरीके के। सबसे पहले आते हैं मेम्ब्रेनस, देन आते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। अब मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है? ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके सराउंडिंग पे डबल मेम्ब्रेन, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके सराउंडिंग पे डबल मेम्ब्रेन हो, उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और जिनके सराउंडिंग पे सिंगल मेम्ब्रेन हो, उसे हम लोग कहेंगे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। क्लियर है? अच्छा, मेम्ब्रेनस के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो मेम्ब्रेनस के एग्जाम्पल होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आएंगे मेम्ब्रेनस में। नॉन मेम्ब्रेनस में कौन आएगा? राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, स्फीरोसोम, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो यूकैरियोटिक सेल है वो किन 2 ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? सबसे पहला प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। अब क्या ऐसा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में? कहने को दोनों सेल्स का नेचर कैसा है बच्चों? यूकैरियोटिक। पर डिफरेंस क्या है? तो प्लांट सेल्स जो हैं उनमें जो वैक्यूल्स है वो कैसे हैं? वेल डेवलप्ड, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स लेस डेवलप्ड है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। लेस डेवलप होंगे या फिर एब्सेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में आपको नहीं मिले, ठीक है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज को बोलते हैं डिक्टायोसोम, ठीक है, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। क्लियर है? तो कुछ माइनर से डिफरेंसेस है, अभी देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इतना अभी आपको समझ में आया? अगला पॉइंट देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके सराउंडिंग पे डबल मेम्ब्रेन है। उसमें आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डिक्टायोसोम। अभी डिस्कस किया, डिक्टायोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज। कब यूज करें गोल्गी बॉडीज? जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे। डिक्टायोसोम वर्ड कब यूज करेंगे? जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सभी के सराउंडिंग में क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में होते हैं एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है?
इनमें आपको यूकैरियोटिक सेल नहीं मिलेगी। कौन सेल मिलेगी यहाँ पे आपको? प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो टिपिकली कैसा होता है बच्चों? लार्जर होता है और स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो सिंपल फॉर्म होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, यूकैरियोट डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। अब क्यों अलग अलग है दोनों? पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सारी चीजें यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। अब सुनो एक चीज और, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सभी रिलेट करते हैं साइटोस्केलेटन से। किससे रिलेट करते हैं बच्चों? साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन एक वो स्ट्रक्चर होता है, ये एक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे सेल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। सेल का शेप देना, सेल का साइज देना, तो ये सब आती चीजें किसमें? साइटोस्केलेटन में। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ। एनी डाउट? चलो फिर नेक्स्ट पेज पे आओ। नोट कर रहे हो आप लोग? हो गया सबका नोट? चलिए देख, अब ये स्ट्रक्चर गिवन है यूकैरियोटिक सेल का, इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान देखो, लगभग आपको यूकैरियोटिक सेल क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि सराउंडिंग पे क्या है। ये जो आपको लेयर दिख रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर आपको देख के एक चीज क्या समझ में आ रही है कि ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है कि प्लांट सेल? फटाफट बताओ। ये जो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम एनिमल सेल का है कि प्लांट सेल का? एनिमल सेल, प्लांट सेल? एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग पे सेल वॉल एब्सेंट है। अगर सराउंडिंग पे सेल वॉल होती तो ये डायग्राम हो जाता प्लांट सेल का। सराउंडिंग पे सिंगल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस ये जो डायग्राम है वो एनिमल सेल का। पहली पहचान मैंने आपको बता दी। दूसरा, वैक्यूल्स का साइज आप देखो, ना के बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। बहुत छोटा साइज है वैक्यूल। ठीक है, अच्छा भाई, सेंटर में जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम पूरा का पूरा किसका है? न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस का डायग्राम पहले हम समझेंगे थोड़ा इजी वे। सपोज देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे जो न्यूक्लियस है वो एंडोमेम्ब्रेनस है कि नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिकॉज न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप। और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अंदर जो लिक्विड है इसके अंदर, उस पूरे लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर बोलते हैं न्यूक्लियर सेल। ठीक है, क्लियर है? फिर इसी के अंदर आपको
एक डार्क सा ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये एक भी होते हैं, मोर देन वन भी होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है। एंड देन आपको दिखेंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या है ये? क्रोमैटिन थ्रेड्स। जब ये कंडेंस होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्रोमोसोम। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जगह जगह पे जो आपको गैप दिख रहे हैं, इन गैप को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। तो इसके अंदर क्या है साइटोप्लाज्म। बट आपको एक रूल याद रखना, जैसा देश वैसा भेस। न्यूक्लियस के अंदर है तो नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो मैंने आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से न्यूक्लियस का। अब इसी न्यूक्लियस के बाहर से, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हो, इसी के आउटसाइड से एक थ्रेड ओरिजिनेट होता है, लाइक दिस, एक नेटवर्क ओरिजिनेट होता है। और वो नेटवर्क जाता है कहाँ तक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एंड कहां पर होता है जाके? न्यूक्लियर, सॉरी, ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा भाई, अब जो रीजन ER का किसके कांटेक्ट में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। उस रीजन पे आप देखोगे कुछ सर्कुलर सर्कुलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और उस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ER का वो पार्ट जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो पोर्शन न्यूक्लियस से दूर है, जिसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SER, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहाँ तक? देखो भाई, अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन कैसा है? पूरा पूरा ER का। आपको अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूर है तो क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर हो गया? अब इतना समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा भाई, अब जैसे सपोज किसी भी सब्सटेंस को जब किसी भी सरफेस पे स्टिक करना हो, जैसे हम बिंदी लगाते माथे पे, तो क्या ऐसा सब्सटेंस है जो बिंदी को माथे से क्या करा? चिपकाता है? तो आप कहोगे ग्लू। उसी तरीके से राइबोसोम अटैच हो रहे हैं ER की सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस राइबोफोरेंस। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफोरेंस। ये जो राइबोफोरेंस होते हैं, ये अटैच करते हैं राइबोसोम्स को ER की सरफेस पे। ठीक है, और राइबोसोम जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? आपको अगर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं राइबोसोम्स को हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर है? तो राइबोसोम्स जो होते हैं ER के सरफेस पे भी होते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं फ्री स्टेट में। कौन सी स्टेट में होते हैं? फ्री स्टेट। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ER एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिससे अनदर सेल ऑर्गेनल डेवलप होता है। ठीक है, सो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि जब भी कोई मटेरियल न्यूक्लियस से निकल के अगर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाना है, तो एक पाथवे के थ्रू जाता है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? न्यूक्लियस,
ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर निकला विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन वो कहाँ सब्सटेंस पहुंचा, आपको होगी ईआर के पास। ईआर से किसका फॉर्मेशन हुआ, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज से किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइसोसोम का। और लाइसोसोम ने मटेरियल को किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, मींस आउट ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस से अगर किसी सब्सटेंस को निकलना है बाहर, तो सबसे पहले वो किससे कांटेक्ट में आएगा, ईआर के। ईआर फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडीज का। गोल्गी बॉडीज फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। कौन से लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। और फिर प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, उस मटेरियल को कर देता है सेल के बाहर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हो सब्सटेंस जा रहा है एग्जिट आउट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, ये तो हो गया थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज की चीजें। अब आगे देखो, एक चीज और बताती हूँ। सपोज ये हमारा सेल है, ठीक। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है। उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोस्फियर। और इसी सेंट्रोस्फियर में लगे होते हैं पेयर्ड सेल ऑर्गेनल, सिर्फ दो होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिओल। ये सेंट्रिओल पार्टिसिपेट करते हैं किसके फॉर्मेशन में, एस्ट्रल रे के फॉर्मेशन में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको पूरा। अब यहाँ देखो, ये आपको सेंट्रिओल दिख रहा है। अभी मैं आपको ऐसे ही बताती सेंट्रिओल, तो आपको समझ में। तो आपको याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग पे एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फियर कंटेनिंग पेयर्ड सेल ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रिओल। ठीक है, सो मैंने आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नोट कर लिया तो आगे चलो। हो गया नोट सबका, फटाफट। ठीक है, चलो। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों ही एक चीज है, बट जैसे साइटोप्लाज्म यूज करोगे तो आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। प्रोटोप्लाज्म यूज करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, every living cell is externally covered by a thin transparent electron microscopic elastic regenerative and semi-permeable membrane called cell membrane, also known as plasma membrane, also known as plasma lemma. अमीबा के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोला गया। ठीक है, अमीबा में आप जब आउटर लेयर देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म नहीं यूज होगा, वहां पे प्लाज्मा लेमा टर्म यूज होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, लिख दे रही हूं मैं, अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, फिर पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम में हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम में हम टर्म यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और यूग्लिना की अगर हम बात करें तो आउटर लेयर को हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अमीबा के केस में टर्म यूज होगा प्लाज्मा लेमा।
ठीक है। पैरामीशियम के केस में टर्म यूज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यूग्लिना के केस में टर्म यूज होगा पेलिकल, और है तीनों ही क्या, प्रोटोजोआ। क्लियर है इतना, समझ में आ गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन समझ में, हर एक लिविंग सेल के सराउंडिंग पे एक पतली सी इलास्टिक सी ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है, जिसका नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल बोला जाता है, या फिर बोला जाता है डिफरेंशियली परमिएबल, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लिखा होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं को वो एंट्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब सर मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। व्हाट यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट? देखो ये हमने आपको कितने सेल्स बना के दिखाए, 4। ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है कि सेल के अंदर जो लिक्विड है वहां के लिए हम टर्म यूज करते हैं हमेशा इंट्रासेल्यूलर। क्या टर्म यूज करेंगे, इंट्रासेल्यूलर। ठीक है। बट जितना भी फ्लूइड सेल के सराउंडिंग पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सेल की सराउंडिंग है, तो यहाँ पे भी फ्लूइड फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, और उस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर इंटर सेल्यूलर। इंटर का मतलब बीच में, दो सेल के बीच में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दोनों है एक ही चीज। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल हम एक्सचेंज कर रहे हैं कौन से एनवायरनमेंट से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। हर एक सेल की अपनी होम्योस्टेसिस होती है, वो मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ internal maintenance of internal environment of ह्यूमन बॉडी, या फिर टर्म यूज करेंगे सेल। तो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट जब मेंटेन रहता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे अभी आप बिल्कुल हेल्थी स्टेट में बैठे हो, आपको कोई डिसीज नहीं है, आप डिसीज फ्री कंडीशन में हो, मतलब आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है। बट सपोज आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तब उस केस में आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स आपकी जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, इसीलिए आपको रेस्टलेसनेस वाली क्या होती है, फीलिंग आती है। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब आगे देखें, अब हमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलो भाई, सबसे पहला मॉडल हमें पढ़ना है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सैंडविच मॉडल दिया था भाई डेनियल और डेफसन। किसने दिया था, डेनियली एंड डेफसन। सैंडविच को देखिए फील आ रहा होगा, दो ब्रेड के बीच में आलू, उसी तरीके का ये मॉडल है, इसीलिए नाम दे दिया गया क्या, सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो एग्जाम में डेनियल डेफसन मॉडल के नाम से भी आ सकता है और सैंडविच मॉडल के नाम से भी ये आ सकता है। ठीक, समझो फटाफट इसको। ये मॉडल दिख रहा है आपको, इसी मॉडल को समझ लो, पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी एक बार में। अब ये मॉडल क्या है, देखो ये आपकी दो ब्रेड, ये आपका एक ब्रेड का पीस आप समझ लो जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और ये लोअर रीजन आपका ब्रेड जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से। तो दो प्रोटीन के बीच में एम्बेडेड है
कौन सा रीजन? लिपिड। कौन सा रीजन है ये? लिपिड। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है, दो प्रोटीन की लेयर है और दो लेयर आपको किसकी दिख रही है? लिपिड की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रोटीन एंड बाय लिपिड लेयर। ठीक है, सो प्रोटीन वाला जो रीजन है वो कैसा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, वाटर लविंग जोन है ये। ठीक है, और जो लिपिड वाला रीजन है वो कैसा? हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हेटिंग। क्लियर है? तो ये मॉडल देखिए ध्यान से, दो प्रोटीन के लेयर्स के बीच में एम्बेडेड है लिपिड। लिपिड की कितनी लेयर है? आप कहोगे बाई लेयर। सो इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ इसी तरीके से प्रोटीन और लिपिड्स का अरेंजमेंट आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा, और इसी मॉडल को उन्होंने सैंडविच मॉडल नाम दिया था। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब देखो सबसे पहला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेशियस एंड ट्राइलेमिनर और ट्राइपार्टाइट मेम्ब्रेन। ट्राई क्यों बोला गया? दो प्रोटीन के बीच में लिपिड। ठीक है, दो प्रोटीन के बीच में लिपिड। ठीक, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर एंड इनर डेंसर प्रोटीन मोनोलेयर एंड मिडिल ट्रांसपेरेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो लेयर आपको दिख रही है वो किसकी है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर मीन टू लेयर। यहाँ पे जो आपको लिपिड दिख रहा है उससे कॉन्जुगेट फॉर्म में अटैच है कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जब लिपिड से अटैच है तो क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सो प्लाज्मा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो बताया था किसने? रेनेली और डेफसन। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट मॉडल। अगला मॉडल है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन रॉबर्टसन मॉडल के नाम से भी आता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा था, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम है और ये साइटोसोल वाला रीजन। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, तो ये इनर रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेल का आउटर रीजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपकी आउटर प्रोटीन लेयर, ये हो गई आपकी लिपिड की बाई लेयर, और ये हो गई इनर प्रोटीन लेयर। तो आउटर प्रोटीन लेयर कैसे दिख रही है आपको? थिक। इनर प्रोटीन लेयर कैसे दिख रही है आपको? थिक। पहली चीज हो गई। अच्छा भाई, अब ये जो लिपिड आपको दिख रहा है, लिपिड का जो ये रीजन है, सर्कुलर रीजन, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है लिपिड का, ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हेड रीजन और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेल रीजन। ठीक है, तो लिपिड क्या, जो लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें जो बाइलेयर थे वो किसकी थी? फॉस्फो, मतलब फॉस्फेट था, बट यहाँ पे फॉस्फेट ऐड नहीं है। तो ये सिर्फ लिपिड की बाइलेयर है जिसमें जो हेड रीजन है वो वाटर लविंग है और जो टेल रीजन है वाटर हेटिंग है। ठीक है, सो ऐसा मॉडल इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। किसने? आप कहोगे रॉबर्टसन। इन्होंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। आउटर प्रोटीन लेयर है, इनर प्रोटीन है, और जो बीच में आपको दिख रहा है वो पूरा लिपिड की बाई लेयर है। इसका हेड रीजन जो है वाटर लविंग है और जो सेकंड रीजन है वो आपका वाटर हिटिंग है, मीन्स हाइड्रोफोबिक। ठीक, अब आगे देखो, देखो भाई, अब इन्होंने जितनी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या नाम दिया था? बायो मेम्ब्रेन। ठीक है,
उसका इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था। तो इन्होंने, अब बायो मेम्ब्रेन का मतलब ये कि जितने भी सेल ऑर्गेनल उनके सराउंडिंग में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है, उन सभी को इन्होंने ओवरऑल एक नाम दिया था, क्या? बायो मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन सभी की मेम्ब्रेन आपस में सिमिलर होती है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा इन्होंने कहा था, इसीलिए मॉडल को नाम दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उन्होंने कहा था जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, उन सभी की जो आउटर मेम्ब्रेन है लगभग सिमिलर। फिर अब इनकी एक ही वीकनेस थी कि इन्होंने परमेबिलिटी को और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने नहीं बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमेबल है कि नॉर्मली परमेबल है, तो परमेबिलिटी को उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, यही रीजन है कि इनका जो मॉडल है वो क्या हो गया? फेल हो गया। बाद में आया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो करंट मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन। ठीक है, तो जो सिंगर और निकोलसन थे, इन्होंने बताया था जो मॉडल, वही मॉडल आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक, अब फटाफट पहले इनका मॉडल देख लेते हैं। तो ये है मॉडल किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, तो देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज इन्होंने कहा था लिपिड की बाइलेयर है। क्या है? लिपिड की बाइलेयर। ये हो गई लिपिड की बाइलेयर। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन है वो इसी में क्या होगी? एम्बेडेड होगी। ठीक है, जो प्रोटीन है वो इसी में लिपिड की लेयर में एम्बेडेड होगी। तो देखो भाई, ये आपको दो लेयर दिख रही है, ऊपर और नीचे किसकी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, वो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? एम्बेडेड है। और इन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या है? देखो भाई, अब कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनको बोला गया है क्या? चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करता है? चैनल प्रोटीन का एक काम होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिल रही, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स चैनल प्रोटीन के साथ अटैच होकर अंदर एंट्री ले ले। ठीक, ऐसे ये है कि आपको कहीं जाना है और आपको उस पर्टिकुलर पार्टी का कार्ड नहीं मिला है, बट आपको जाना है, कार्ड आपको नहीं मिला, आपको फोन में बोल दिया गया, लेकिन जो गार्ड हैं जो बैठे हैं गेट पे वो बोल रहे हैं पास दिखाइए तो एंट्री ले लीजिए। अब उस केस में क्या करोगे? आपका कोई फ्रेंड आया, आप उसी कार्ड पे ऐड हुए और आपने एंट्री ले ली। तो यही सेम फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा चैनल प्रोटीन। ठीक है, और ये लगी है बेटा कौन सी प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ठीक, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन, और क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंट्रेंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर? ये लगे हो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। अच्छा भाई, अब ये जो आपको दिख रहा है, जो वेवी कर्वी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। जो चेन फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ये है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, और ये लगे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जब लिपिड से अटैच हो जाता है तो क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और यही अगर प्रोटीन से अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, अगर लिपिड से अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको सिंपल सा याद रखना है क्या, कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो ये बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर है। क्या है? लिपिड की बाइलेयर, और उसी में जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? जैसे जब आप तरबूज खाते हो तो जो सीड्स है वो इंटरनली एम्बेडेड होते हैं,
है ना। उसी तरीके से जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना है, और जगह जगह पर जो प्रोटीन है वो क्या है, एम्बेडेड है। अब जो प्रोटीन्स आपको सिर्फ सरफेस पे दिखेंगी उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इंटरनली एम्बेडेड है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो भाई फटाफट थ्योरी देखो। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन कंटेन a bimolecular lipid layer and the surface of which is interrupted by protein। लिपिड की बाइलेयर है, और जो लिपिड की बाइलेयर की सरफेस है वहां पे इंटरप्शन किसने किया है, प्रोटीन्स ने। कुछ सरफेस पे है एक्सट्रिंसिक, कुछ इंटरनली एम्बेडेड है इंट्रिंसिक। ठीक है, आगे देखो। फिर अगला पॉइंट है आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। साइटोसोल भी हमने पढ़ा था, सेल ऑर्गेनल भी हमने पढ़ा था भी। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट, ठीक है, वो लिक्विड पार्ट जो सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग पे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल। ठीक, क्लियर। चलो देखो इसको। देखो भाई साइटोसोल में पड़ा पड़ा। अब साइटोसोल क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जो किसके सराउंडिंग पे, सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग पे कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, 55% जो सेल का वॉल्यूम है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, साइटोसोल। ठीक है, 75 टू 90% उसमें क्या है, वाटर, जिसमें डिजॉल्व है सस्पेंडेड कंपोनेंट। ठीक है, Na+, Cl-, K+, जितनी भी चीजें वो कहाँ डिजॉल्व है, साइटोसोल में। उसके अलावा आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब कंटेन करता है हमारा साइटोसोल। इवन जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो भी कहाँ कंडक्ट होती हैं, साइटोसोल। ठीक है, तो अगला है आपका सेल ऑर्गेनल। ठीक, क्लियर है। अब सेल ऑर्गेनल को देखें। देखो सेल ऑर्गेनल के एक ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका अपना खुद का एक शेप है और जो स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन जो सेल की ग्रोथ के लिए, सेल को डेवलप कराने के लिए, रिप्रोड्यूस कराने के लिए, सेल के मेंटेनेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, क्लियर। अब देखो भाई, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल उसमें जितने भी स्पेसिफिक हैं उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुद के एंजाइम्स है उस पर्टिकुलर रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, फंक्शनल कंपार्टमेंट वेयर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस। अब जैसे मैंने आपसे कहा था क्लोरोप्लास्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन है उस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। अब प्रोसेस परफॉर्म कराना है मतलब फूड का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो खुद कौन कंटेन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम पे प्रोटीन बनती है, तो जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, राइबोसोम पे। तो हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना खुद का स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको परफॉर्म कराने के लिए खुद की स्पेसिफिक एंजाइम्स भी है। ठीक है, अब जो सेल ऑर्गेनल है वो दो तरीके के हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस में क्या है आपके, मेम्ब्रेनस में जिनके सराउंडिंग पर डबल मेम्ब्रेन हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और जिनके सराउंडिंग पे मेम्ब्रेन नहीं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस। तो नॉन मेम्ब्रेनस में आएंगे सीलिया, सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम। मेम्ब्रेनस में कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसके आगे का जो लेक्चर है, मतलब जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।